बच्चों, आप लोग स्वतंत्रता दिवस काफी टाइम से बनाते आ रहे हो, यानी जब से आपने होश संभाला है आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस आखिर मनाया कब से जा रहा है, ये आपको पता है? मतलब शायद आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सन 1947 के बाद से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता दिवस 1930 से मनाया जा रहा है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सर, अभी तो उस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय कैसे कोई स्वतंत्रता दिवस मना सकता है? देखो बच्चों, ये एक तरीका था हिंदुस्तान वासियों का कि अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज उठाई स्वतंत्रता दिवस मनाकर। उनको दिखाया कि हम आजाद हो या ना हो, लेकिन हमें आजादी मिलने वाली है। स्वतंत्रता दिवस बनाकर उनका विरोध किया गया। अब वो कब से हुआ? सन 1930। दिन रखा था ये 26 जनवरी का, यानी 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उस समय इतना जोर शोर से कोलकाता में तो काम नहीं हो पाया, लेकिन जब एक साल के बाद 26 जनवरी 1931 आई, उससे पहले कुछ तैयारियां स्वतंत्रता दिवस के लिए हो रही थी। और उस दिन यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन क्या क्या काम हो रहा है, वो सारी बातें इस एक पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या काम हो रहा है वो तो खैर नहीं पता, लेकिन लेखक ने अपनी डायरी, जिसका नाम डायरी का एक पन्ना, मतलब एक चैप्टर का नाम रख दिया है डायरी का एक पन्ना, जो लेखक जिनका नाम है सीताराम सेक्सरिया ने अपनी डायरी लिखी 26 जनवरी 1931 को। उस डायरी में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, उस दिन क्या क्या हो रहा था, वो सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पूरे हिंदुस्तान की डायरी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है ये उसके बारे में बात नहीं की जा रही। यहां सिर्फ और सिर्फ हम कोलकाता के बारे में ही पढ़ेंगे। कोलकाता में पिछले साल यानी पहले स्वतंत्रता दिवस पर काम नहीं हो पाया था, लेकिन अगले साल जब दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, काफी जोर शोर से मनाया गया, और उसी के बारे में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक एक एक लाइन को समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, दिन था 26 जनवरी, सन था 1931। डायरी का एक पन्ना, चैप्टर का नाम है सीताराम सेक्सरिया, लेखक का नाम है। इन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा है देखो। आज का दिन, पहले पैराग्राफ में क्या बता रखा है पहले मैं बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो, शुरू के पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। तैयारियों में सारी इमारतों को सजाया जा रहा था, और अब ऑब्वियस बात है, जब सजाया जा रहा है, तैयारियां चल रही है, तो पैसा तो खर्च होगा ही। तो लेखक बता रहे हैं अकेले कोलकाता में यानी तैयारियों पर ही 2000 रुपए, जो कि उस समय के बहुत ज्यादा थे, तो 2000 रुपए तो इसके लिए लगे थे। इतनी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। और भी कुछ है, कुछ बातें वो भी बताएंगे, पढ़ते चलते हैं, साथ साथ बताते चलते हैं। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति यानी फिर से मनाया जा रहा था, यानी ये दूसरा साल था, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष यानी पिछले साल अपना हिस्सा बहुत साधारण था। अपना हिस्सा का मतलब कोलकाता का हिस्सा। लेखक कोलकाता के रहने वाले हैं, वहीं पर ही तैयारियां चल रही थी, तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि पिछले वर्ष तो हमारी इतनी तैयारियां नहीं हो पाई, इसीलिए थोड़ा साधारण सा ही हिस्सा रहा हमारा। इस वर्ष जितना अपन दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। प्रचार में मतलब मैं तैयारियों की बात कर रहा था, लेकिन तैयारियों की बात अलग है। यहां तो प्रचार करने में कि इस दिन क्या किया जा रहा है, कैसे कैसे किया जा रहा है, वो सारे ये जो प्रचार प्रसार किया गया उसमें ही 2000 रुपए लग गए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, मतलब जो लोग थे अपना मान रहे थे, वो ये मान रहे थे कि ये सारे काम का जो बोझ है ना अपने ही ऊपर है, हमें ही करना है सब कुछ। और इसी तरह जो कार्यकर्ता और भी थे, उनके घर घर जाकर समझाया गया था उनको। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर, अब अगले पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से मकानों को सजाया गया था और क्या क्या तैयारियां चल रही थी। लेकिन जितनी भी तैयारियां हो रही थी, इससे अंग्रेज खुश नहीं थे, होने भी कहां से थे, है ना। तो अंग्रेजों ने सिपाही तैनात किए गए थे, मतलब कि तैनात किए थे जो हर जगह मौजूद थे, और ये ध्यान रखा जा रहा था कि किसी भी तरह से ये झंडा न फहरा पाए। मतलब लेखक के जितने भी साथी हैं जो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो खासतौर पे मैं कोलकाता की बात कर रहा हूं, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में ये काम चल रहा था, लेकिन कोलकाता की बात हो रही है तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो कोलकाता में सभी लोग जो इस तैयारियों में जुटे हुए थे, उनको सबको इकट्ठा होकर एक जगह पर झंडा फहराना था और रैलियां निकालनी थी, इस तरह के काम करने थे। लेकिन अंग्रेज के जो सिपाही थे, अंग्रेज
सेना थी वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए वो भी ध्यान रख रही थी कि ऐसा कुछ ना हो पाए। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगले पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि वो तैयारियां कौन कौन सी चल रही हैं और जो अंग्रेजों की तैयारियां हैं, अंग्रेजों ने जो सिपाही लगाए गए हैं उनकी तैयारियां किस तरह की है, वो बातें हम पढ़ेंगे। देखो, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। मतलब इस तरह की तैयारियां, इस तरह की तैयारियां और इस तरह की खुशियां। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे, मतलब हर जगह झंडे, हर घर तिरंगा जो आप सुनते हो ना, वो उस समय में भी था। हर घर में तिरंगा के झंडे लहराए जा रहे थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर, गश्त मतलब एक तरह का पहरा देना, पहरे के लिए घूमना, ये गश्त कहलाता है, तो अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियां मतलब पुरानी टाइम की जो गाड़ियां थी, पुराने जमाने की गाड़ियां, उनको कहा है मोटर लारियों। तो मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट, ये क्या है, गोरखे और सार्जेंट, ये सुरक्षा कर्मी हैं, ये अंग्रेजों के नुमाइंदे हैं। वो हर मोड़ पर तैनात थे, प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। वो ये ध्यान रख रहे थे कि कुछ ऐसा वैसा घटित ना हो जाए, या वो जो चाह रहे हैं हिंदुस्तान वासी वैसा वो कर ना पाए, इसीलिए वो हर मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, घुड़सवार का मतलब घोड़े पर भी अंग्रेजी सेना तैनात थी, वो भी कभी भी इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही थी। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। ट्रैफिक तो अब बाद की बात है, पहले इनको रोका जाए, यानी हिंदुस्तान वासियों को। यह बात अंग्रेजों ने ठान ली थी। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था कि कहीं इकट्ठे ना हो जाएंगे। मॉन्यूमेंट, ये ऐसी जगह है मॉन्यूमेंट जहां पर झंडा फहराया जाना है और सभी रैलियां निकाल कर एक स्थान पर इकट्ठे होने हैं। तो यही बात अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों लेखक का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार कमेंट में बता दो आपको अगर नाम याद है तो। अगर नहीं याद तो फिर पढ़ क्या रहे हो, अगर याद है तो देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में ही, भोर मतलब सुबह में ही 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। मतलब सुबह सुबह ही पुलिस तैनात हो गई थी वहां पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया है। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री, नाम है अविनाश बाबू, नाम याद रख लेना, काम का है। अविनाश बाबू एक मंत्री कह सकते हो, विद्यार्थी संघ के मंत्री हैं, ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको क्या किया, पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा और हटा दिया। मतलब जो बाकी के जो लोग थे उनको मारा और हटा दिया गया, लेकिन अविनाश बाबू को पकड़ लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री, नाम था हरीश चंद्र सिंह, झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके क्योंकि उन्हें रोक लिया गया। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। और ये जो सिर फटे हैं ये हिंदुस्तान वासियों के है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने लाठियां चलाना और ये मारना पीटना ये शुरू कर दिया था उनको रोकने के लिए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हो रहा है, आपने अभी 2-4 लाइन में क्या सुना, क्या कि अलग अलग संघ के, अलग अलग संगठन के लोग जो कि हिंदुस्तान वासी ही है और अंग्रेजों के खिलाफ है, तो अब वो भी तो आजादी चाह रहे हैं ना। तो वो जो अलग अलग संघ के लोग हैं वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह से रैली निकाल रहे हैं, लेकिन पुलिस हर जगह तैनात है तो वो उनको रोकने का प्रयास कर रही है। आगे क्या हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि ये तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी। हालांकि झंडा फहराया जाना वो लगभग शाम के समय में 4 बजे के आसपास था, लेकिन तैयारियां और रैलियां ये शुरू से ही, सुबह से ही इसका काम शुरू कर दिया गया था। अब 11 बज चुके हैं। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालयों में झंडोत्सव मतलब झंडा का उत्सव मनाया। अब ये अपने अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अपने अपने स्तर पर झंडा फहरा रहे हैं, आजादी का उत्सव मना रहे हैं। ये सब काम अलग अलग जगह पर हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। जानकी देवी मदालसा आदि भी गई हुई थी, मतलब ये लोग भी वहां थे। लड़कियों को उत्सव को क्या मतलब है समझाया गया था। मतलब ये जो लोग वहां गए थे लड़कियों को समझाने के लिए कि उत्सव का क्या मतलब है, हम क्यों आजादी मना रहे हैं, इसका क्या सही वाजिब मतलब है, ये सारी चीजें उनको समझाई गई। एक बार मोटर में बैठकर, अब यहां लेखक अपने बारे में बता रहा है क्या कि मैंने एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम
हो रहा था, जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया गया था। मतलब हमने भी फोटो की तैयारी कर रखी थी कि फोटो खिंचवाएंगे। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। ये मुख्य थे, बाकी कई लोगों को पकड़ लिया गया। अब पकड़ लेने का मतलब क्या है, उनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि जेल इतनी ज्यादा नहीं थी कि इतने सारे लोगों को डाल दिया जाए, तो जैसे जैसे जो जो मुख्य लोग थे उनको पकड़ लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था, और एक टाइम के बाद उनको छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल रुकावट करने के लिए अंग्रेज यही काम कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। अब अगले पैराग्राफ में सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बात है, हालांकि वो और भी आएंगी, लेकिन अभी इसमें शुरुआत में ये लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जी का भी क्या एक रैली, एक जुलूस वो भी निकलना था। अब स्थिति ये है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां, बच्चे अपने अपने लेवल पर ये सब काम कर रहे थे। स्त्रियां भी जुलूस निकाल रही थी और एक जगह पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी। हालांकि मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो प्रयास कर रही थी। मोनूमेंट, जहां पर ये काम होना है, मोनूमेंट एक जगह का नाम, मोनूमेंट पर सब लोग वहां इकट्ठा थे दिन के समय में, लेकिन धीरे धीरे अब वहां पर कोई नहीं है। ये सोचकर पुलिस कि यहां पर अब कोई नहीं आएगा, वहां से हट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो वहीं पर ही मौजूद रही। स्थिति यह हुई कि धीरे धीरे वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे। आगे क्या हुआ वो भी बताऊंगा, आगे पढ़ते हैं। जितना हमने समझाया वो पढ़ लेते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारियों में लगा था, वो भी अपनी तैयारियों में जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर मतलब सुबह में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। मतलब पुलिस ने अपना रंग दिखाया, वहीं पर ही मौजूद रही। आगे क्या हुआ वो भी बताऊंगा। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी थी, क्योंकि 4:24 के आसपास वो टाइम रखा गया था, तो लगभग 4 मान लो। तो 4 बजे जब वो उत्सव करना है, तो 3 बजे से ही हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। मतलब आज से पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जब से अंग्रेजों का विरोध शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक इतना बड़ा काम कभी भी नहीं हुआ। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर, जो कि अंग्रेजों के थे, पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश, ऑर्डर निकाल दिया कि सभा में, यानी फला की ऐसा कोई धारा लगा दी, जिसमें यह लिखा गया कि सभा अब नहीं होगी। कोई भी सभा यानी मीटिंग करता हुआ पाया गया तो वो इलीगल है, उसको दोषी माना जाएगा। इस तरह के ऑर्डर पास किए गए। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की काउंसिल ने, यानी परिषद ने जो फैसला किया वो ये था कि आज के दिन इस टाइम पर आपको वहां मौजूद रहना है और उत्साह के साथ रहना है। अब वहां पर सभी लोग, जागरूकता इतनी फैला दी गई थी, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और हुआ क्या, वो सारी बातें अब हम पढ़ेंगे, देखना। देखो, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए, मतलब सभा तो खैर क्या थी, ये तो ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक धारा के अनुसार, अमुक का मतलब फला धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि कोई सभा ना हो पाए। आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर मतलब हिंदुस्तानियों की बात करें, हिंदुस्तानियों की, तो इधर काउंसिल यानी परिषद की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण यानी हर एक इंसान की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस जी जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मतलब इतने ज्यादा लोग थे कि पुलिस रोक भी नहीं पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। अब लाठियां चली तो बहुत से आदमी घायल भी हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। आप भी कमेंट कर देना। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, मतलब रुकना नहीं है। बच्चों, भोर का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। अब यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था।
मतलब कुछ चीजें तो मैंने देखी हैं, मैंने ये काफी चीजें जो लिखी हैं ऊपर आपने पढ़ी, ये कुछ चीजें तो ऐसी है जो सुनी हुई थी, लेकिन लेखक कह रहा है कि सुभाष बाबू और मेरा कोई खास फासला नहीं था, तो काफी चीजें तो मैंने देखी भी हैं, तो वो भी लिख रहा हूं। तो क्या कहा, सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी, क्योंकि देखा नहीं जा रहा था लेखक से। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो जुलूस आगे बढ़ रहे थे, स्त्रियां जो काम कर रही थी, वो सब चीजों में पुलिस वहां पर तैनात थी, लाठियां चलाने लगी और वो क्या क्या नुकसान कर पाई वो अब इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। काफी लोगों को जेल में भी डाल दिया गया, उनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे और भी कुछ लोग थे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देखो, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार में लॉकअप था, यानी जेल थी, वहां पर भेज दिया गया। लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, मतलब कुछ देर रुक गई थी, फिर उसने डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल भी हुए थे, मतलब काफी लोग घायल हो गए थे। अभी वो संख्या भी बताएंगे, लेकिन पहले अभी और पढ़ लेते हैं। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। तो जुलूस टूट गया मतलब सब लोग बिखर गए, इधर उधर भागने भी लगे, क्योंकि लाठियां पड़ रही थी और जो पुलिस थी वो एक तरह की मतलब अत्याचारी कर रही थी, मार कुटाई कर रही थी, जिसकी वजह से वो जो जुलूस था वो टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर ही बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। लाल बाजार वहीं मतलब जेल में। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। मतलब कहने का मतलब इस पैराग्राफ में यही था कि बीच बीच में लाठियां भी चलाई जा रही थी और जो हिंदुस्तानी थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, वो आगे बढ़ते बढ़ते लाठियां भी सहन कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो सहन नहीं होती, तो उस टाइम वो वहां जाकर बैठ जाती हैं, मतलब खासतौर पर स्त्रियां, तो वो बैठ जाती हैं। का मतलब ये है कि वो थक चुकी हैं, कितनी लाठियां सहन करे, कितना पुलिस का अत्याचार सहन करे, तो वो उनको पकड़कर लाल बाजार भेज देते हैं। लाल बाजार यानी लॉकअप यानी जेल में। तो ऐसी स्थिति यहां हो गई थी। आगे के कुछ पैराग्राफ्स में भी कुछ लिखा हुआ है और वो यही बातें हैं कि कितने लोगों को पकड़ लिया गया और कितने लोग घायल हुए हैं। ये सारी बातें अब आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। देखना, इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई, लारी मतलब गाड़ी, और उनको लाल बाजार ले जाया गया, जिनको पकड़ लिया गया था। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। वृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। अपने साथ का मतलब यहां लेखक अपने साथ की बात कर रहा है। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ भी दिया था। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी और उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। 105। बाद में रात को 9 बजे, मतलब उसी दिन 9 बजे सबको छोड़ भी दिया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इतना जेल में मतलब व्यवस्था ही नहीं थी कि उन सबको रखा जाए। तो अब 9 बजे उनको छोड़ दिया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए, मतलब लेखक आया, तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया। क्या आया कि यहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं, मतलब काफी चोट लगी उन्हें और कईयों की हालत संगीन भी है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। अब लेखक जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। अब आप सोच रहे हो कि उनको चोट लगी है, फोटो उतरवाए। फोटो दरअसल ये दिखाती है कि अंग्रेजों का कितना हमने सामना किया है, कितने हम उनके विरोधी रहे हैं। ये सारी एक सबूत हैं ये सब चीजों के। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि हम हारे नहीं हैं, ये सब चीजें ये दिखाती हैं। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे, मतलब इतने लोग घायल हो चुके हैं। अभी घायलों की संख्या आगे भी लिखी है, लेकिन उससे पहले बच्चों, झंडे का टाइम क्या रखा गया था फहराने का, एक बार कमेंट में बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए आगे लिखा गया है कि लेखक जब अस्पताल गए तो वहां लगभग 160 आदमी
मौजूद थे, घायल थे, अब उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वहां पर बताया गया कि काफी लोग तो ऐसे भी थे जो वहीं से ही अपने घर चले गए, अस्पताल में नहीं आए। तो मतलब अनुमान लगाया गया कि लगभग 200 से ज्यादा आदमी घायल हो चुके हैं। 200 आदमियों का घायल होना क्या छोटी बात रही होगी उस समय। और 105 स्त्रियां तो जेल में रखी गई, बंद कर दी गई थी। तो ये सारी स्थिति दिखाती है कि कितना विरोध किया गया। और ये एक जो दाग था ना कलकत्ता पर कि कलकत्ता में काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है का मतलब आजादी के प्रति कुछ जोश नहीं दिख रहा है। उस दिन यानी दूसरे स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता में जितना काम हुआ, वो जो दाग था वो सब मिट गया था। तो यही बातें हम पढ़ेंगे, देखिएगा। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला है कि कितने लोग जेल में डाले गए थे, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। अपूर्व मतलब पहले कभी नहीं हुआ है। बंगाल के नाम या दूसरे शब्दों में कहें कलकत्ता के नाम पर कलंक था क्या कि यहां काम नहीं हो रहा है, पर वह आज बहुत अंश में धुल गया है और लोग सोचने लग गए कि यहां भी बहुत सा काम हो सकता है। बच्चों, आपको भी आजादी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना जरूर और वीडियो को शेयर कर देना। बच्चों, अगर आप इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी चाहते हो तो उसका लिंक भी दे रहा हूं। कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। तो ये तीनों चीजें भी देख लेना। और लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th B क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। अब आपका होगा एक छोटा सा टेस्ट, और टेस्ट होगा एमसीक्यू के रूप में। मैं देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप अच्छे समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। काउंसिल का नोटिस अंग्रेज सरकार के लिए क्या था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। काउंसिल का नोटिस अंग्रेज सरकार के लिए क्या था? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ए खुली चुनौती, बी धमकी, सी एक निवेदन, या डी उपयुक्त सभी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? अभी आपने पढ़ा था। आपके ऑप्शन ए पूर्णोदास पर, बी स्त्रियों पर, सी पुलिस पर, या डी इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए पूर्णोदास पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। घायलों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन 100 के करीब, 200 के करीब, 300 के करीब, या 400 के करीब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी 200 के करीब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? आपके ऑप्शन ए लोग झंडा ना फहरा सके, बी लोग हुड़दंग ना मचाएं, सी लोग घूम ना सके, या डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि आपकी क्लास से रिलेटेड है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस लिंक को जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।